तो नमस्कार हमारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने पिछले क्लास में क्लास 1 में मैंने पढ़ा था। चैप्टर चल रहा है मेरा कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमने देखा था कि कार्बन क्या है। कार्बन में फिर रासायनिक बंधन को देखा था, और रासायनिक बंधन में हम दो प्रकार पढ़े थे, सहसंयोजी रासायनिक बंधन एवं विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन। तो हम इन दो प्रकार को देखे थे। फिर सहसंयोजी रासायनिक बंधन में हम देखे थे कि सहसंयोजी रासायनिक बंधन जो है हमेशा अधातुओं के बीच होता है। या तो समान अधातु रह सकते हैं या तो असमान अधातु रह सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि समान अधातु में जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में हम Cl2 है, जैसे ये मेरा यौगिक है, ये कैसे बना है? तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन ये अभिक्रिया करके इस प्रकार समान अधातु जो है इस प्रकार बनाते थे। इसमें जो ये दोनों के बीच जो रासायनिक बंधन बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे सहसंयोजी रासायनिक बंधन। सिर्फ आपको इतना बात ध्यान में रखना है कि सहसंयोजी रासायनिक बंधन जो है हमेशा अधातुओं के बीच बनता है। या तो समान अधातु रहेंगे या तो असमान अधातु रहेंगे। उम्मीद करते हैं इतना बात क्लियर होगा। अब हम लोग कुछ सहसंयोजी यौगिक के जो सहयोजी बंधन से जो यौगिक बनेंगे उनके कुछ गुण देख लेते हैं कि आखिर उनका गुण कुछ है क्या। चलिए, पहला पॉइंट है सहसंयोजी। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सहसंयोजी बंधन और विद्युत संयोजी बंधन के बीच में अक्सर अंतर पूछ लिया करते हैं, या तो इनके बारे में लिखने के लिए आपको बोला जा सकता है। चलिए, तो सहसंयोजी पहला पॉइंट है आपका कि सहसंयोजी यौगिक जो है हमेशा अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। इनमें क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझा होता है। मैंने अभी बताया कि अधातुओं के बीच बनता है, या तो समान अधातु रहेंगे या तो असमान अधातु रहेंगे। जैसे HCl हुआ, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या हो गए? वो समान हो गए। अभी मैंने एक उदाहरण लिया कि Cl2, इससे क्या हो गया कि समान अधातुओं से बना हुआ है, यानी क्लोरीन क्लोरीन यानी समान है। क्लोरीन भी है, उधर भी क्लोरीन है, तो समान है। इसमें देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन अलग है। इस प्रकार हम समान और समान धातुओं में बाइफरकेट करते हैं। आइए देखते हैं कि सहसंयोजी यौगिक जो है हमेशा अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट क्लियर होगा कि सहसंयोजी यौगिक जो है हमेशा अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के क्या देखे थे हम पिछली क्लास में कि साझा से बनता है। आप पहला पॉइंट लिख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। इसका कहने का मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा कि द्रव्यनांक होता क्या है एवं क्वथनांक क्या होता है। द्रव्यनांक होता है कि कोई भी पदार्थ कितना टेम्परेचर पे जो है वो पिघल जा रहा है, यानी कि द्रव अवस्था में आ जा रहा है। जैसे आप बर्फ ले लीजिए, बर्फ किस ठोस अवस्था में वो पिघल जाता है। तो कितना टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है, वही उसका क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। और क्वथनांक समझिए कि क्वथनांक कोई भी पदार्थ जो है कितना टेम्परेचर पे वाष्पीकृत होने लगता है, यानी कि वाष्प के रूप में बनने लगता है। जैसे आप पानी ले लीजिए, पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे, जब यानी कि हम पानी को गर्म करते हैं, तो जब 100 से डिग्री सेल्सियस ताप जब उसको मिलने लगता है तो वो पानी क्या होने लगता है? वाष्पीकृत होने लगता है, यानी भाप बन के आपका उड़ने लगेगा। तो वही उस पॉइंट को क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक। और द्रव्यनांक कहेंगे कि जिस अवस्था में, जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ जो है द्रव अवस्था, देखिए द्रव्यनांक का ही दूसरा नाम गलनांक है। गलनांक तो शब्द से ही आपको पता चलता है, गलनांक मतलब गलना, द्रव मतलब द्रव्यनांक मतलब द्रव अवस्था में किस टेम्परेचर पे आ जाता है। तो सहसंयोजी यौगिक जैसे HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ये जो सहसंयोजिक यौगिक जो भी बंधन बनाते हैं उनमें क्या होता है कि इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। लेकिन वही विद्युत संयोजी यौगिक जब देखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे अभी, तो उनमें क्या होता है? उसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा।
चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं कि सहसंयोजी यौगिक जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं। यानी जो भी सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, यानी अधातु अधातु मिलके, जैसे अभी एक उदाहरण बहुत फेमस है, देखिए HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, जब इसको जल में घोलेंगे तो क्या होगा, अघुलनशील होगा, यानी घुलेगा नहीं। जो भी सहसंयोजी यौगिक है जिनके बीच दो तत्व अधातु ही रहेंगे और सहसंयोजी बंधन तो वही बनाएंगे, और उसको अगर हम जल में घोलेंगे तो वो अघुलनशील रहेगा, मतलब जल अधिक अलग रहेगा और ये जो जो भी पदार्थ आप डालने सहसंयोजी यौगिक वाला, वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। यानी कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि सहसंयोजिक यौगिक जितने भी हैं वह जल में प्रायः क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी याद रखिएगा। लेकिन कार्बनिक घोलक में घुल जाता है, लेकिन जो है कार्बनिक घोलक जो भी होंगे उनमें क्या होगा, सहसंयोजी यौगिक घुल जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस घोलक में, जिस भी तरल पदार्थ में अगर कार्बन का मात्रा है उसमें क्या होगा, सहसंयोजी यौगिक जो है घुल जाएंगे। लेकिन नॉर्मल पानी में सहसंयोजी यौगिक नहीं घुलेंगे। अगर जिस पदार्थ में, जिस घुलनशील, जैसे जिस घोलक में घोल रहेगा, अगर एक घोल है इसमें अगर कार्बन का मात्रा है, यानी कार्बन आपको दिख गया इस घोलक में, तो इसमें सहसंयोजी यौगिक क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार विद्युत संयोजी यौगिक का जब देखेंगे तो वो क्या होंगे, ये जल में प्रायः घुलनशील होंगे लेकिन कार्बनिक घोलक में घुलनशील नहीं होंगे, यानी घुलनशील होंगे। तो विद्युत संयोजी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल सहसंयोजी यौगिक, तो सहसंयोजी यौगिक जो है जल में क्या होते हैं, प्रायः अघुलनशील होते हैं, यानी घुलते नहीं है। लेकिन कार्बनिक घोलक में क्या हो जाता है, घुल जाता है। चलिए क्लियर हो गया होगा आपका ये पॉइंट। अब आइए चौथा पॉइंट में कि यह यौगिक विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक और सुचालक क्या होता है, पहले ये समझिए। सुचालक कहते हैं कि जिस पदार्थ से होकर करंट हमारा प्रवाहित हो जाता है आसानी पूर्वक, उसको कहेंगे सुचालक। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का तार होता है तो सुचालक हो जाता है। तो सुचालक जब हो जाता है यानी एल्युमिनियम, यानी करंट उससे फ्लो हो जाता है आसानी पूर्वक, तो एल्युमिनियम क्या हो गया, सुचालक हो गया। लोहा, क्या लोहा में करंट आपको नहीं लगता है, लगता है, तो लोहा क्या हो गया, सुचालक हो गया। अब प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक में क्या आपको करंट लगता है, प्लास वगैरह, प्लास्टिक के ऊपर, प्लास के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाते हैं ताकि हमको करंट लगे, नहीं लगता है प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक क्या हो गया, कुचालक हो गया। तो समझिए यह यौगिक जो है विद्युत का कुचालक होता है, यानी सहसंयोजी यौगिक में विद्युत कम नहीं करेगा, यानी करंट आपको नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सहसंयोजी यौगिक जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। आइए पांचवा पॉइंट कि सहसंयोजी यौगिक के साथ होने वाली क्रियाएं क्या होती है, मंद होती है। किसके अपेक्षा, ऐसा नहीं है कि मंद की पूरा मंद नहीं होगी, विद्युत संयोजी यौगिक के अपेक्षा, यानी उसके तुलना में, उसके सापेक्ष में, हम उसको लेंगे, रेफरेंस लेंगे, किसको, विद्युत संयोजी यौगिक को। विद्युत संयोजी यौगिक के तुलना में सहसंयोजी यौगिक के साथ होने वाली अभिक्रिया जो है वो क्या होती है, मंद होती है। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, जब ये अभिक्रिया करेगी तो इनमें जो अभिक्रियाएं होगी वो क्या होगी, मंद होगी। क्या होगी, मंद होगी। तो क्या इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि सहसंयोजी यौगिक जो है हमेशा धातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। दूसरा पॉइंट है कि इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। तीसरा, सहसंयोजी यौगिक जल में प्रायः अघुलनशील होता है लेकिन कार्बनिक घोलक में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। चौथा पॉइंट है कि यह यौगिक विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। सहसंयोजी यौगिक जो है विद्युत का कुचालक होता है। पांचवा पॉइंट है कि सहसंयोजी यौगिक के साथ होने वाली क्रियाएं क्या होती है, मंद होती है। तो इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है ताकि आप आंसर कर सके प्रत्येक क्वेश्चन का। वो क्या होगा, साझा करेगा, तो साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपधातु। जिस सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, यानी 281। अब देखिए 281, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट कक्षा में, तो ये क्या करेगा, त्याग करेगा। तो त्याग करने वाला क्या हो गया, धातु। पकड़ में आ गया ना आपको, ये धातु है। अब क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है, यानी 287। देखिए ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पुराना चाहता है, यानी कि आधार आपको क्या बताए थे, 2 8 8 18, इस पैटर्न पे टूटेगा। यानी कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 2, दूसरा कक्षा में कितना रहना चाहिए, 8, तीसरा में कितना, 8,
चौथा में 18। तो देखिए लेकिन तीसरा में कितना है, इसको 7 रहना चाहिए, कितना 8, यानी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन इसको कभी दे सकता है, इसके पास 7 गो है, इसके पास 1 ठो है, 7 कभी इसको नहीं लेगा, ये 1 ले लेगा, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1 ले लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये भी सोचेगा हाँ धो एक के गो न है, ये त्याग कर देते हैं, हमको भी ऑक्टेट पूरा जाएगा। तो इस प्रकार अस्थाई होना चाहेगा। तो इस प्रकार देखिए अब क्या होगा, इसको क्या है कि लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको देखिए 2 4 6 एक 7 पुर गया। तो इसको यानी क्या करेगा, ये त्याग कर देगा, यानी ये क्या करेगा, पूरी तरह से दे देगा, ये क्या करेगा, पूरी तरह से दे देगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसको क्या यहाँ देखिए, अब यहाँ दे दिया तो इस कितना बचा 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन है 2 8, इसको दे देगा तो ये कितना पूरा लिया 2 8 8। यानी कि अब एक चीज और समझिए, जो देता है, मान चलिए हम आपको 10 रुपया दिए तो हम क्या है धनात्मक हो गए, आप ऋणात्मक हुए, आप 10 रुपया कर्जा हमसे लिए तो आप ऋणात्मक हो गए, समझिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन दिया उस पर उतना प्लस चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 प्लस चार्ज, ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या हो गया 1 माइनस चार्ज, यहाँ देखिए Na प्लस 1 प्लस है, तो इस ये क्या हो गया, अब ऑक्टेट पूरा कर लिया, यानी 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 8 8 अब यहाँ हो गया। तो इस प्रकार के जो बंधन बनते हैं धातु और धातु के बीच, इसको क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजी बंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजी बंधन। तो यानी कि इसमें क्या होगा, एक धातु रहेगा, एक अधातु रहेगा, और जब एक धातु और अधातु रहेगा तो वो क्या होगा, स्थानांतरण होगा, साझा नहीं हो सकता। साझा कब करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक बार इसको देता, ये भी एक बार उसको देता, तब क्या हुआ साझा, जैसा हम सहसंयोजी बंधन में देखेंगे। लेकिन वैद्युत संयोजी बंधन में क्या देखेंगे कि साफे दे ये देता है और फिर नहीं दे दिया, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये 8 पुरा लिया, यहाँ 8 पुरा लिया ना, तो ये क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, सीधा दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंधन बनता है उसे क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजी बंधन। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, ये हमेशा धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। देखिए एक धातु एक अधातु, हमने आपको बताया धातु और धातु पहचानने का ट्रिक, यानी कि लास्ट कक्षा में, जैसे ये लास्ट कक्षा 1 2 3 क्या कर देगा, त्याग कर देगा, 4 आएगा, एक 5 6 7 इतना ही रह सकता है, 8 है तो पूरा ही है, तब कुछ नहीं करेगा, वो अक्रिय तत्व हो गया। अब देखिए ये 5 6 7 रहेगा तो ये क्या करेगा, लेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने वाला अधातु, ये 1 2 3 है क्या करेगा, त्याग करेगा, और त्याग करने वाला धातु, और 4 पे क्या होगा साझा होगा, तो ये क्या हो गया उपधातु। तो यानी कि यह बंधन जो है विद्युत संयोजी बंधन हमेशा धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या होता है, बनता है। इस प्रकार देखेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट लिखे है हमने, हम इससे बना यौगिक विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, विद्युत का सुचालक, यानी इलेक्ट्रॉन विद्युत संयोजी बंधन, जिसमें जिस यौगिक में धातु और अधातु दोनों रहेगा वो विद्युत का क्या होगा, सुचालक। भूल से भी उसमें अगर करंट है तो उसको नहीं छुइएगा, करंट मार देगा। क्यों, क्योंकि जो भी विद्युत संयोजी यौगिक हैं, बंधन है, यानी कि जो धातु और अधातु से मिलकर बना है वो क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होता है। तो इससे बना यौगिक क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी इससे करंट आसानी पूर्वक चले प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए यह बंधन आयनिक बंधन भी कहलाता है। आयनिक बंधन देखिए आयन में टूट गया ना ये, यानी प्लस माइनस बनेगा, प्लस यानी त्याग करेगा तो प्लस, ग्रहण करेगा तो माइनस, त्याग करेगा तो प्लस, ग्रहण करेगा तो माइनस। तो ये जो हम प्लस चार्ज दिए, ये इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयन। इसलिए इसमें आयन का निर्माण होता है, सहसंयोजी बंधन में आयन का निर्माण हो नहीं रहा था, इसलिए उसको आयनिक बंधन नहीं कहेंगे। इसमें आयन का निर्माण हो रहा है तो विद्युत संयोजी बंधन को हम क्या कहेंगे, आयनिक बंधन कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती है। आप देखिए धातुएं इलेक्ट्रॉन क्या करती है, त्याग करती है, कर रही है ना। सोडियम धातु है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, त्याग कर रही है। एवं अधातुओं इस त्याग इलेक्ट्रॉन किए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। धातुएं त्याग करती है, और ये जो धातु के द्वारा त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन है, और धातु इस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। इसमें बस ये इसमें जो चीज हुआ वही पॉइंट को हम लिखे हैं। इसमें धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, एवं धातुएं
इस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। तो आप लोगों ने ये क्या सीखा, आप दोनों में फिर आप अंतर कर सकते हैं कि सहसंयोजी बंधन जो है सर, वो जो है हमेशा अधातुओं के बीच होता है। किसके बीच होता है, अधातुओं के बीच, मेरे साथ बोलिएगा। और विद्युत संयोजी बंधन जो है हमेशा एक धातु होगा, एक अधातु होगा, यानी कि धातु और अधातु से बनेगा। धातु और अधातु रहेगा तो सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, धातु धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और उस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को धातु क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इस प्रकार आप मन में दोहराते रहिए। और यह बंधन जो है सर धातु और अधातु के बीच होगा। ये जो विद्युत संयोजी बंधन है ये क्या होगा, धातु और अधातु के बीच होगा। क्लियर है। जैसे आप देख लीजिए सोडियम क्लोराइड का बनना, अणु क्यों लिखे हैं, क्योंकि यौगिक का ही छोटा कण क्या आता है, अणु, यानी सोडियम क्लोराइड अब क्या बन गया, यौगिक बन गया। पहले क्या था, ये तत्व था, तत्व तत्व मिलके क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। दो विभिन्न तत्वों को मिलाकर क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। जैसे आप ले लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे आप ले लीजिए दूसरा उदाहरण मैं यही बताना चाहूंगा कि दूसरा उदाहरण क्या लीजिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम क्या हो गया, धातु, ऑक्सीजन क्या हो गया, अधातु। अब देखिए और उदाहरण देते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। अब देखिए क्लोरीन क्या है, धातु है, और कैल्शियम क्या है, धातु है। आप तोड़ के देख लीजिए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या लिखिए और विन्यास कीजिए, लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी त्याग करेगा वो धातु, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो धातु, कैल्शियम त्याग करेगा तो धातु, क्लोरीन ग्रहण करेगा तो अधातु। तो ये देखिए ये सब यौगिक के साथ क्या होता है, विद्युत संयोजी बंधन होता है। ठीक है, तो विद्युत संयोजी बंधन धातु अधातु रहेगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनेगा, और सहसंयोजी यौगिक किसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के साझा से बनेगा। सहसंयोजिक बंधन जो है इलेक्ट्रॉन के साझा से बनेगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं विद्युत संयोजी यौगिक के हम गुण देख लेते हैं, जिस प्रकार सहसंयोजी यौगिक के हम लोग गुण देखा था हम लोगों ने। चलिए विद्युत संयोजी यौगिक में क्या होगा, उसका गुण क्या है। विद्युत संयोजी यौगिक जो है हमेशा धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। बात क्लियर है। अभी हम लोगों ने तुरंत अभी देखा है विद्युत संयोजी यौगिक जो है हमेशा धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। जी सर, क्योंकि इसमें धातु अधातु रहते हैं, धातु एक तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो स्थानांतरण से बनता है। जी सर, ये तो हमें पता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए कि विद्युत संयोजी यौगिक के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रव्यनांक यानी कि जिस ताप पर क्या हो जाता है, कोई पदार्थ पिघल जाता है, और क्वथनांक जिस ताप पर कोई पदार्थ वाष्पीकृत होने लगता है, तो उसको क्या कहेंगे, क्वथनांक। तो यानी विद्युत संयोजी यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या आते हैं, उच्च होते हैं, लेकिन सहसंयोजी यौगिक के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। याद रखना, इस प्रकार रिलेट करके आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट देखिए, यह यौगिक जल में आसानी से घुल जाता है, लेकिन सहसंयोजी यौगिक जल में नहीं घुलता है, लेकिन कार्बनिक घोलक में घुल जाता है। जस्ट उसका उल्टा है, यह यौगिक जल में आसानी से घुल जाता है लेकिन कार्बनिक घोलक में नहीं घुलता है, और जल में नहीं घुलता है, कार्बनिक घोलक में घुल जाता है। कौन, सहसंयोजी बंधन। लेकिन विद्युत संयोजी बंधन जल में आसानी से घुल जाता है लेकिन कार्बनिक घोलक में नहीं घुलता है। देखिए फिर समझिए, विद्युत संयोजी यौगिक जो है वो जल में घुल जाएगा लेकिन कार्बनिक घोलक में नहीं घुलेगा। ठीक है, कार्बनिक घोलक अभी तुरंत बताया कि जिस घोल में जो है कार्बन की मात्रा रहेगा उसको कार्बनिक घोलक कहेंगे। चलिए चौथा पॉइंट देखिए कि विद्युत संयोजी यौगिक का जलीय घोल विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। जैसे आप देखिए NaCl, इसको जब इसका जब नमक का घोल बनाएंगे, ये नमक है, और नमक का जब घोल बनाएंगे वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। अतः इससे क्या होगा, धारा प्रवाह होगा। जब धारा प्रवाह हो जाएगा तो ये आयन में टूट जाएगा, तो यानी Na+। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन धातु क्या हो गया था, त्यागा था। 2 8 1 11 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया था, 1+ है। क्लोरीन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया हुआ ग्रहण किया था, Cl- आयनों में टूट गया। तो जब इससे विद्युत हम प्रवाह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। तो वही बात लिखे कि विद्युत संयोजी यौगिक का जलीय घोल जो है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, अतः धारा के प्रभाव से ये क्या होता है, आयनों में टूट जाता है। पांचवा पॉइंट देखिए कि विद्युत संयोजी यौगिक के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र। तीव्र माने तेजी से, बहुत तेजी से। ठीक है, तीव्र माना बहुत तेजी से। तो विद्युत संयोजी यौगिक के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र गति से होती है, लेकिन सहसंयोजी यौगिक के साथ होने वाली अभिक्रिया
मंद गति से होते हैं। फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि सहसंयोजी यौगिक बंधन जो है वो अधातुओं के बीच बनता है, लेकिन विद्युत संयोजी बंधन जो है धातु और अधातुओं के बीच बनता है। सहसंयोजी यौगिक जो है इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है, और विद्युत संयोजी यौगिक जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। सहसंयोजी यौगिक का जो है द्रव्यमानक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, लेकिन विद्युत संयोजी यौगिक के द्रव्यमानक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, यह जल में आसानी से घुल जाएगा, लेकिन सहसंयोजी यौगिक जल में नहीं घुलेगा। ठीक है, विद्युत संयोजी यौगिक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन सहसंयोजी यौगिक का जलीय घोल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। मैंने बताया कुचालक क्या होता है। अतः धारा के प्रभाव से ये किस में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। और विद्युत संयोजी यौगिक के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या तीव्र गति से होती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, अगली सेवा कल अगले क्लास में।